हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं ट्यूसडे के लिए। मंडे को छुट्टी रहने वाली है, मुंबई में इलेक्शंस है उसके कारण। तो अगर आप वहाँ पे हैं जहाँ पे चुनाव है और वोट पड़ रहे हैं तो वोट ज़रूर दें, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। वोटर टर्नआउट हर साल बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग जो 18 साल क्रॉस कर रहे हैं वो वोट देने देने चाहिए, वो देने के योग्य हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मार्केट जो है ट्यूसडे को खुलेगा तो क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, इसके बारे में सिंपल बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो 47,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रहेगा। जब तक हम इसके नीचे नहीं जाएंगे हम बियरिश नहीं हैं। और इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट मतलब तुरंत तुरंत का जो सपोर्ट है 47,600 पे है। 47,600, 47,700, इसकी बात हम पहले भी कर रहे थे जब मार्केट ऊपर से गिर रहा था। ये हमारा ट्रेंड लाइन का टारगेट भी था, हम यहाँ पे आए। अभी मेरा मानना है कि हम मार्केट में एक बेस तो बना लिए हैं, लेकिन ऊपर जाने का मोमेंटम तभी मिलेगा जब हम 48,300 के ऊपर निकलेंगे। 300 के ऊपर निकलने पे 48,700 एक मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। जो ये येलो लाइन दिख रही है इसके ऊपर ही बहुत बुलिशनेस आएगी, हम ऑल टाइम हाई फिर से बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के पहले ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश जाए, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि मार्केट जो है जब तक झटका ना लगे तब तक झटका लेता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा। और जो भी अगर पैनिक या प्रेशर या एडजस्टमेंट होंगे वो लास्ट के 2 से 3 दिन में होंगे। तो जो लोग अभी से लेके बैठे हैं मैं पुट ले लूँगा, कॉल ले लूँगा, अरे भाई मेरे 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, 1 जून को एग्जिट पोल आएंगे, 1 जून तक वोटिंग ही है। तो जून में आपको सारे मूव मिलेंगे, तो मई में लेके बैठने का तो मूर्खता हो गई ना। तो क्यों करना है ऐसा। मई के सारे प्रीमियम मोस्ट प्रॉबेबली बड़े बड़े प्रीमियम भी हैं, क्योंकि विक्स हाई है तो वो भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं होंगे, ज़ीरो ही होंगे ऑलमोस्ट। मतलब अगर हम 26-27 तारीख तक का व्यू लें कि अगले एक हफ्ते में क्या प्रीमियम्स में बहुत बड़ा उठापटक होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है डिके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ से जो भी करेगा वो 1 जून के बाद करेगा। तो बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन जून एक्सपायरी की, उस वीकली एक्सपायरी या उसके अगले वीकली एक्सपायरी सेकेंड वीक ऑफ जून के हिसाब से करें, ना कि मई के हिसाब से। पहली चीज़ ये पुरानी लर्निंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, वरना वो पैसे आपके धीरे धीरे डिके होके आप मारे जाओगे, फिर आप रोते रहोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिना सीखे आने वाले लोग हैं वो जुआरी हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ होती तो मैं एक सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकता। और बड़े लॉस होते हैं, हर 4 दिन 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद एक लॉस होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उस लॉस को रिकवर करना नहीं जानते, वो आर्ट है, ठीक है। तो 47,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 48,300 के ऊपर आपका एक बुलिश मूव दिखेगा 400-500 पॉइंट का। और उसके ऊपर ही एक ऑल टाइम हाई की रैली या रेला जो भी कह लो वो आएगा, जो कि आपको 51 से लेके 53,000 तक भी जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि लास्ट जो चुनाव हुए थे वो असेंबली इलेक्शन के 3 स्टेट के चुनाव के पहले ही 3 दिन पहले 4 दिन पहले मार्केट बुलिश हो गया था, और चुनाव के बाद और भागा था, लेकिन चुनाव के पहले एक्चुअली फॉल आया था। तो क्या राइट नाउ हम ऑल टाइम हाई पे हैं? हम नहीं हैं। ऑल टाइम हाई अभी करंट लेवल से भी हम कहें तो ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट ऊपर है, 1700 पॉइंट ऊपर है। तो 1700 पॉइंट हम अगर चले जाएं और फिर हम कहें कि रिजल्ट ख़राब आ सकते हैं, तो फॉल के एक स्पेस है। लेकिन राइट नाउ तो अगर हम कहें कि अगर ये सरकार वापस से आने वाली है किसी भी तरीके से, ठीक है, हो सकता है कि आपका बाउंड्री लाइन केस हो, 272 हो, 275 हो, 280 हो, 290 हो, फिर भी आएगी ना सरकार। तो अगर वो केस भी है तो मार्केट हो सकता है वापस से ऊपर जाए। तो 1800 पॉइंट ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं इमीडिएटली, जो पहले एक हफ्ते, अगला एक हफ्ता है, अगले एक हफ्ते 10 दिन तक, ना कि नीचे। फिलहाल जो मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन से, और ये 2 दिन जो निफ्टी ने भी एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया उसके हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी भी एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर हम 48,700 तोड़ते हैं तो हम 50,000 भी जा सकते हैं 1 तारीख तक। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी एक चैनल में चल रहा है फिलहाल। अगर आप कहें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था 22,250, एक मेक और ब्रेक था, क्योंकि ये आपका ट्रेंड लाइन जो था एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो नीचे से ऊपर जाने में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बना हुआ है, ये वाला रेड कैंडल, ये जो है ये रेड कैंडल भी बना हुआ है। तो इसको हमने निकाला, उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा ये एक इसने हैमर बनाया है, ठीक है। लोअर विक देखो कितनी बड़ी है। तो अब जो है इस कैंडल के बाद मार्केट बियरिश तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ही है। अब जाने के चांसेस हैं इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन 22,770। तो मेरा मानना है निफ्टी एक अच्छा बेस बना चुका है, इसमें सपोर्ट करने वाले बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि रादर देन जंपिंग इनटू शिप की मैं यहाँ से बहुत बड़े फॉल की उम्मीद अभी करूँगा, क्योंकि 15 दिन है, 15 दिन में कुछ भी हो सकता है, और 15 दिन के बाद 2 दिन में कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के रिजल्ट्स अच्छे आने पे भी मार्केट गिर सकता है, और चुनाव के रिजल्ट्स ओके ओके आके ये करंट गवर्नमेंट बन जाए तो भी मार्केट उठ सकता है। ये दोनों चीज़ों के लिए आप तैयार रहेगा। उसका कारण बताता हूँ मैं कि अगर सरकार बहुत स्ट्रांग बनी तो लोगों में डर आ जाएगा कि टैक्सेशन होगा और स्ट्रिक्टनेस आएगी और दुनिया भर की चीज़ें, क्योंकि टैक्स तो इन देखो गवर्नमेंट के पास कर्जा बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट टफ एक्शंस लेगी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्योंकि भाई उनको कर्जा चुकाना पड़ेगा, इतने हाई डेट पे सरकारें नहीं चल पाती बहुत दिन तक, दिक्कतें आएंगी और बहुत सारा खर्चा भी करना है, क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रीज़ लानी है, दुनिया भर की चीज़ें करनी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि सरकार को पहले तो कर्जा भी कम करना पड़ेगा ताकि लोगों पे लोड कम हो, टैक्सेशन थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर और चीज़ें सस्ती हो, तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण चीज़ों के रेट भी बढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इमीडिएटली जो सपोर्ट है 22,260, ठीक है, और जो आपका अपसाइड टारगेट है 22,700, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम 22,580 के ऊपर निकले, 580 के ऊपर निकले, तो हम 23,000 तक भी जा सकते हैं 1 जून तक। तो ये 1 जून की बात कर रहा हूँ, 1 जून से 5 जून तक बहुत कुछ होगा, उसकी बातें मैं 26-27 जून के आसपास करूँगा, जब मैं वो वीडियो बनाऊँगा कि इलेक्शन से क्या हो सकता है, क्योंकि तब तक में 2 फेज़ और हो जाएंगे। एक फेज़ आपका 20 तारीख को है और एक फेज़ आपका 25 को भी है, 25 को भी है। तो जो ये 2 फेज़ हो जाएं उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ में भी फॉल आ सकता है और नेगेटिव न्यूज़ में भी बाउंस आ सकता है। ये दोनों चीज़ें मैं अभी कह रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कंसेंसस के अगेंस्ट जाएगा मार्केट। कंसेंसस मतलब सारे सोच लेंगे अरे अब तो गिरना चाहिए, अब भयंकर उठेगा, और सब बोलेंगे अब तो ऑल टाइम हाई, अब तो फाड़ देगा मार्केट ऊपर, ऐसा गिरेगा कि लोग मतलब पानी नहीं मांगेंगे एक हफ्ते। ये दोनों चीज़ें होंगी, दोनों चीज़ें एक्सट्रीम केस होंगे, ये मेरा मानना है 4 तारीख के बाद। और तो निफ्टी का ये लेवल मैंने बता दिया, 23,000 तक अप्रोच कर सकता है अगर अगले 80 पॉइंट इसने निकाल के सस्टेन कर लिया, जो कि लग रहा है कि कर लेगा, क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल बना है इसके बाद जो प्राइस एक्शन है काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को कि यहाँ पे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो मानना है, मैंने बहुत ऐसी रैलियाँ, अगर आपको लगता है ये पहली रैली है 10-15-20 साल से अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार ऊपर आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये पहली रैली है, मार्केट ने काफ़ी ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अगर आप पूरे इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो जब यहाँ से आप एकदम तैयार लगातार रैली देखेंगे तो उसके बाद बहुत लंबा पीरियड था जब मार्केट ने कुछ नहीं किया। तो बहुत दिन तक मार्केट कुछ ना करे, इसकी लोगों को आदत नहीं रही, और ये आदत नहीं रहना ही बहुत बड़ी समस्या है। सबको पैसा फटाफट बन रहा है, जबकि मार्केट की आदत नहीं है फटाफट पैसा बनाना। ये हमेशा याद रखिए, मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा ना उतनी तेज़ी से गिरेगा भी। तो तेज़ी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सस्टेनेंस चाहिए, धीरे धीरे चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये पहले से जो लोग घुस रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप खरीदोगे सेफ़ हो, यहाँ पे आप खरीदोगे सेफ़ हो, डिप आने के बाद यहाँ पे आप खरीदोगे, बर्बादी के चांस 99.9% है। तो हमेशा डिप में लीजिए। सबसे पहली चीज़, हमेशा एक सिस्टम बना कर चलिए, जब दुनिया डरे तब आपको लेना चाहिए। तो यहाँ का एक बात है, एक बार ये जब मार्केट में पूरी कंसोलिडेशन चल रहा था, मैंने 45 की बात की थी अपने चार्ट में, और दूसरा टारगेट ये दिया था 43, 45 तक आया, फिर यहाँ से आपने डब्ल्यू बना के एक बाउंस दिया, वापस से हमने हाई बनाया, फिर एक जगह झटका दिया, फिर हाई, फिर एक झटका। तो राइट नाउ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे एंट्री लेगा वो लेट एंट्री है, और यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, अर्निंग्स पे सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, लोग डाल रहे हैं। कई लोग बोलेंगे मार्केट फिर क्यों ऊपर है? मार्केट इसलिए ऊपर है क्योंकि दुनिया बोल रही है ग्रो करो, दुनिया बोल रही है एंजल करो, और एंजल में ऐड आ रहे हैं आईपीएल में, तो दुनिया क्या कर रही है? डाल दे रही है 2,000, 4,000, 10,000। उन्होंने कभी पैसा गिरते देखा ही नहीं, क्योंकि उठता ही जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि चाइना का मार्केट अगर आप देखोगे 2015 में 5500 गया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने खूब प्रमोशन, खूब स्टॉक मार्केट। आज हो गए हैं 8 साल, 9 साल, और 15 से आई थिंक 9 साल हो गए। 9 साल में मार्केट ने अभी तक 5500 का शंघाई कॉम्पोजिट ने हाई बनाया था। 15 साल हो गए हैं, आज भी उसने 3500-3600 के ऊपर नहीं गया। 5500 का इंडेक्स 3600 9 साल बाद पार नहीं कर पाया है। तो जब सारे के सारे घुस जाते हैं ना, और उसके बाद जब कोलैप्स होता है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट इज़ नॉट इकोनॉमी, इकोनॉमी से स्टॉक मार्केट ड्राइव हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट इज़ जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे पैसा आपका पार्क हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट क्या इकोनॉमी को पैसा देता है? ये कभी आप सोचना।
तो मेरा मानना है चाइना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। चाइना इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग थी आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, और आज उसकी हालत देखी कि उसका मार्केट जो है 52 वीक लो पे लगातार 5 साल 8 साल के लो पे बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें होंगी, स्टैग्नेशन आएगा, ठीक है, एक समय बाद आएगा। उनकी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन लोग समझते नहीं, लोगों को सिर्फ एक तरफा दिखता है। इसलिए मार्केट में पैसा डालें और सिस्टमैटिक तरीके से डालें, जब मार्केट गिरे तब डालें, और लंबे समय का व्यू रखें। इस तरीके से नहीं कि ये बन रहा है पैसा, फटाफट बन रहा है, फटाफट बन रहा है। ये आदतें बहुत महंगी पड़ेंगी आगे चल के, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। पीएसयू बैंक की बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है, तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक सबसे पहले करेक्ट होगा जब भी करेक्शन आएगा। अगर यहाँ से डिप आई अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, तो सबसे ज़्यादा पिटाई जो है पीएसयू बैंक की हो सकती है। मेटल इंडेक्स के बारे में मैंने बात की थी। ये जो एक चार्ट था यहाँ पे, एक ये ब्रेकआउट लेवल था, तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये पूछा मेरे से कि भाई मेटल क्यों सब गिर रहा है, या सब नहीं उठ रहा है, मेटल क्यों नहीं उठ रहा है, मेटल तो अंडर परफॉर्म। जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, देखो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपने 29,000 का इंडेक्स, अभी देखो आप 32,000 हो गया है। तो एक अच्छा मूव यहाँ पे दिया है। स्टॉक्स तो 25-25 तक चले हैं। इंडेक्स ज़्यादा नहीं चला, 10% ही चला, लेकिन स्टॉक्स 25-30% तक चल गए हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे स्टॉक का चार्ट आप देखना। तो अब इसी तरीके से मेरा व्यू है आईटी में है कि मुझे लगता है आईटी भी यहाँ पे बुरा नहीं है, और आईटी इज़ ए प्लेस जहाँ पे है, वहाँ पे आपको एक लंबे समय के लिए एंट्री का मौका ये सेक्टर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद भी कुछ पोजीशन है आईटी में है। मेटल में मैंने पोजीशन नहीं बनाई है। उसका कारण ये था कि जब मैं मेटल में पोजीशन, मेरा व्यू बना था, उस टाइम पे मेरी ट्रेडिंग में थोड़ी उठापटक चल रही थी, तो मैं अपना एलोकेशन नहीं कर पाया। लेकिन राइट नाउ मेरे एलोकेशन ठीक ठाक मैंने कर रखा है। लेकिन अभी भी अगर मार्केट यहाँ से 25% निफ्टी गिर जाए, तो भी मैं जितना पैसा मैंने डाल रखा है उसका 4 गुना पैसा डालने को मैं तैयार हूँ। तो हमेशा याद रखिए कि आपके पास कैश होना चाहिए। वॉरेन बफेट के पास 190 बिलियन डॉलर कैश है, ठीक है। कैश कंपोनेंट जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट भी अच्छे हैं वहाँ पे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 190 बिलियन वो रखा हुआ है, और आप यहाँ पे 200 रुपये रख के बोल रहे हो सारा मार्केट में लगा दिया है मैंने, अब कल को ज़रूरत पड़ी तो दोस्त के यहाँ पहुँच जाऊँगा कटोरा लेके। तो ऐसे नहीं होता काम, ठीक है। सो समझदार इन्वेस्टर को फॉलो करो तो पूरी तरह से करो, वरना मत करो ठीक है। लोग वॉरेन बफेट का गाना गाते हैं और ऑल इन है। तो ये हो गया मेटल की बात। तो मेटल अभी फ़िलहाल के लिए ठंडा पड़ेगा, और ये जो है कंसोलिडेशन एरिया मुझे लगता है लंबा रहेगा। जो चलना था इसको काफ़ी कुछ चल गया है, एक कंसोलिडेशन होगा, फिर अगली चाल होगी, तो महीने 2 महीने ये ठंडा रह सकता है। उसके अलावा प्राइवेट बैंक्स जो हैं कुछ खास अभी नहीं कर रहे हैं, ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आईटी कंपनीज़ है उसमें मैंने बताया कि टीसीएस जो है मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, मेरे पास नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं सोचूंगा इसको कि मैं लूँ ना लूँ। लेकिन मेरे व्यू में ये है कि इन्फोसिस टीसीएस ने फिर से अच्छा परफॉर्मेंस देना, बेटर परफॉर्मेंस देना शुरू किया है। लेकिन अभी आप देखो तो करेक्शन अच्छा खासा 10% चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर यहीं पे 3700 पे सपोर्ट ले, थोड़ा सा रुके और ज़्यादा ना गिरे, तो फिर अगली रैली की शुरुआत हो सकती है इसमें। तो इस पर मेरी थोड़ी सी नज़र है। उसके अलावा एलएनटी जो है, इस पर भी काफ़ी नज़र है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी यहाँ पे होता है। तो देखो ना कितना अच्छा स्टॉक चला है। ये 2200-2300 पे खूब झटके मार रहा था यहाँ पे, 2200-2300 इस एरिया पे काफ़ी झटके इसने मारे थे। लेकिन फिर देखो जब रैली शुरू हुई तो कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट कितना गया, 3870 तक। तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म में देखो आप पैसे बन रहे हैं, बस ये है कि आपको डिप में लेना है, आपको हाई पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे 42 पे जो 38 पे जो लिया वो मेरे हिसाब से समझदार कम है, और जो एक फॉल, डिसेंट फॉल के बाद अगर 32 पे लेता है वो बुरा नहीं है। भले आप बोलो कि 32 से कल को ये 2800 भी आ जाएगा, लेकिन क्या मैंने कहा, आपके पास पैसा होना चाहिए कि अगर आप उस स्टॉक पे बिलीव करते हो तो उसको यहाँ पे ऐड ऑन करोगे। इसी तरीके से है। एक ये इन्फी है भैया, ये मेरे पास भी है। मेरा मानना है कि 1400 इसका एक अच्छा लेवल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन मेरे को कह रहा है, और मेरा मानना है कि ये सूनर देन लेटर वापस से 2000-2500 जाएगा। अब 1 साल लगे, 1.5 साल लगे। अगर ये 1.5 साल में 2500 भी चला गया तो मेरे को 50% बन रहा है। तो 1.5 साल में 50% तो बैंक नहीं देगा ना। तो इस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जब करता हूँ वैल्यू अगर दिखी तो ठीक है, नहीं दिखी तो पागलपन वैल्यूएशन में नहीं करूँगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आईटीसी की बात करूँ, ये भी मेरा एक होल्डिंग है। तो आईटीसी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये एक कंसोलिडेशन ख़त्म होगा जब, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, कम से कम 30 से 50% का। बट समय लगेगा। देखो पेशेंस का खेल है, लो बैठो आराम से चिल मारो। ये नहीं कि सारा पैसा जो खाने पीने का है उसको लगा दिया स्टॉक पे, कई लोग जो गलती करते हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे फ़िलहाल। मेरे को लगता है कि 26-27 तक में मैं वीडियो बनाऊँगा जस्ट टू टेल माई व्यू कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे। और इलेक्शन के पहले 28 तारीख तक इलेक्शन के बारे में सोच के पोजीशन ना बनाए। इलेक्शन के बारे में जो पोजीशन बनाए 28 के बाद बनाए। तब तक इंट्राडे, स्कैल्पिंग, छोटे छोटे मूव पकड़ना, ये सब काम कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी करें जब एक फॉल आए। अभी फ़िलहाल किसी ऐसे सेक्टर में बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि मौका आपको मिलेगा अगले 1 से 2 महीने के अंदर। तो ये मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यूएस में कुछ खास नहीं हुआ है, क्रिप्टो करेंसीज बेस बना के थोड़ा उठी हैं, तो ये सब सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रही हैं। तो मुझे लगता है डॉलर भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, यील्ड्स भी थोड़ी ठंडी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी सी रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए ग्लोबल, क्योंकि इंडियन मार्केट को ग्लोबल तकलीफ़ नहीं है, इंडियन मार्केट को जो तकलीफ़ होगी वो लोकल ही होने वाली है, ये मेरे को लगता है। और विक्स आपका 20 पे है, विक्स 20 पे बना रहेगा। इसका मतलब है कि जो आपके प्रीमियम्स हैं वो आपको हाई मिलेंगे और एक्सपायरी के जस्ट पहले आपको डिके होगा, बहुत तगड़ा डिके होगा। तो एक्सपायरी के आसपास आपको मूवमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती के चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज़ आपका 200, 400, 500 का प्रीमियम भी निपट के ज़ीरो हो जाएगा सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो फिर आप मत शॉक्ड होइएगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विक्स 20 पे है और प्रीमियम्स हाई हैं और मार्केट जो है वो ऐसा फटाफट मूव देने वाला नहीं लग रहा है। आप देखो गिरता भी है 400 पॉइंट। निफ्टी का जो कैंडल बना था उस दिन वो ऑलमोस्ट 380 पॉइंट का कैंडल बना, 380 पॉइंट का। ये जो आपको लोअर विक दिख रहा है ये 380 पॉइंट का कैंडल बनाया था इसने। ये जो लो से एकदम 22,060 से 22,420 आया है सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो इतनी वॉलेटिलिटी, ये वॉलेटिलिटी का मतलब ये भी है कि आपको विक्स हाई होना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपका मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। विक्स का हाई होने का मतलब ये भी है कि मार्केट में रिवर्सल्स आएंगे, बड़े मूव्स आएंगे, और वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही फिलहाल के लिए था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारे A to Z प्रोग्राम उसमें आप सीख सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपका स्विंग और स्कैल्पिंग का कोर्स है वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तब आप वो लेंगे। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहाँ पे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। टेक केयर।